था या कोई बेजान चीज़ था जिसका कोई मोल नहीं था। पिछली पूरी रात परेशानी में बीती थी। कम से कम आज की रात में आराम करना चाहती थी। आखिर मैं भी तो इंसान थी। हमारे भी कुछ सपने थे, दिल भी होता होगा हमारे सीने में, आत्मा भी घायल हो जाती होगी। मगर पिछले 3-4 सालों से मुझे नहीं मालूम कि मेरा दिल जिस्म के कौन से हिस्से में छुप कर बैठा था। आत्मा कितने घाव खाकर कहीं पड़ा सिसक रहा था, और मेरे जज्बात। अब सुनिए पूरी कहानी। दिल और जज्बात, ये दोनों तो शायद इतने बार कुचले गए थे कि अपनी आखिरी सांस ले रहे होंगे। मगर सिया को हमारे जज्बातों की कोई परवाह नहीं थी। उसे तो उन पैसों से मतलब था जो वह हर रात एक नई ग्राहक से वसूल करती थी। अपनी पहली उंगलियों को जुबान से चाट कर गिनती थी और अपनी लाल साड़ी के पल्लू से बांध लेती थी और उस बंदे को हमारे हवाले कर देती। जाओ जाकर ऐश कर लो आज की रात। मैं उस कोठे में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी, कमसिन थी, और मेरी उम्र सिर्फ 20 साल की थी। अब तो मैं गिनती भी भूल गई थी। इन 20 सालों में कितनी बार मुझे दरिंदगी का निशाना बनाया गया था। कितनी बार मेरी सिसकियाँ और चीखें कमरे के दीवारों से जा टकरा कर अपनी मौत आप मरी थी। मेरे जिस्म का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जिस पर हैवानियत के निशान साबित ना हुए हों। और कल रात जिस भेड़िए से मेरा पाला पड़ा था, उसने तो मुझे अपने दांतों से लहूलुहान कर दिया था। मेरे चेहरे को भी नहीं छोड़ा था। मेरे होंठ पर बिल्कुल नील पड़ चुके थे, मगर उसकी हवस पूरी होने में नहीं आ रही थी। आखिर मैंने उसे सर में जोर से गुलदान मारा और उसे जख्मी कर दिया। उस पर सिया मुझ पर बहुत ज़्यादा तिलमिला रही थी। उसके इतने अमीर ग्राहक ने मेरे हाथों से जख्मी खा लिया था, मगर मेरे जख्मों की परवाह किसी को नहीं थी। यहाँ शायद मुझे कोई इंसान समझने को भी तैयार नहीं था, इसलिए कोई भी रात मेरी परेशानियों से खाली नहीं जाती थी। आज तो मैंने सिया के सामने हाथ जोड़ दिया और कह दिया कि मुझे क्षमा कर दो, आराम करने दो। उसने कहा कि एक तो तुमने मेरा ग्राहक भगा दिया, ऊपर से आराम करने दो। आज तो तेरे कमरे में मैं 2 बंदे छोड़ दूंगी। उस डायन ने इन 4 सालों में मुझ पर कहाँ तरस खाया था जो आज खाती। मैं खुद को घसीटती हुई कमरे में चली गई और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आज की रात किसी भी पापी को मेरे चौखट पर ना भेजे। मगर अभी मैंने हाथ अपने भगवान कृष्ण के आगे से नीचे भी ना किए थे कि दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई, जो मेरे कानों से आकर टकराई थी। मैं बेहाल पड़ी थी। मेरे बदन में बहुत दर्द था, मुझसे उठा नहीं जा रहा था। अब तो मैं लगातार दर्द से तड़प रही थी और बहुत गुस्से से कांप रही थी। इसलिए उठकर मैंने दरवाज़ा भी नहीं खोला था, लेकिन दरवाज़ा इतनी ज़ोर से खटक रहा था कि ना चाहते हुए भी उठकर दरवाज़ा खोला तो वह डायन सामने खड़ी थी। मुझे घूर कर कहने लगी, जल्दी से तैयार हो जा, खास तेरे लिए एक छोकरा आया है। आज की रात तुझे साथ लेकर जाएगा, और खबरदार जो तूने कोई अपनी मनमानी की तो, वरना अंजाम की जिम्मेदार तू खुद होगी। अगर हिम्मत नहीं हो रही तो तुझे इंजेक्शन लगा देती हूँ, मगर उसे खुश करके ही आना। मैं उसकी बातें सुनकर एक सर्द आहें भरकर रह गई और उसने कहा कि मैं आधे घंटे में आती हूँ। ये कहकर वह अंदर चली गई और मैं मरे मरे कदमों से खुद को आने वाली परेशानी के लिए तैयार करने लगी, क्योंकि जिस रात मुझे कोई ग्राहक लेकर जाता, उस रात मेरी परेशानी चरम सीमा पार कर देती थी। मुझे ले जाने वाला मुझसे वसूली भी बहुत भारी लेता था। अगर उसका खुद का दिल भर जाता तो अपने दरिंदे दोस्तों के हवाले कर देता था। इसलिए मुझे मजबूरन इंजेक्शन लगवाना पड़ता था। नशे की हालत में मुझे कुछ भी याद नहीं रहे। इस परेशानी में कुछ तो कमी आए। जब मैं लड़खड़ाती हुई नीचे आई तो सामने एक खुश शक्ल नौजवान आदमी खड़ा था। देखने में तो वह शरीफ खानदान का लग रहा था, मगर खैर, मैंने ऐसे चेहरे के पीछे बहुत से भेड़िए छुपे देखे थे, इसलिए बगैर उसकी शक्ल पर गौर किए उसकी गाड़ी में जाकर बैठा। मेरे दिमाग अब सुन्न हो रहा था। मैंने सीट पर सर रखकर आंखें बंद कर ली और वह गाड़ी चलाते हुए मुझसे पूछने लगा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं पहली बार उसकी बात पर गम में मुस्कुराई थी, क्योंकि आज तक किसी ने मेरा नाम नहीं पूछा था, ना ही उन्हें मेरे नाम से कोई मतलब था। मैंने कहा, जो तुम्हें पसंद है उसी नाम से बुला लो, क्योंकि मैं खुद बेनाम हो चुकी हूँ। उसने कहा कि कोई अपना नाम भूलता है भला? मैंने कहा, मैं पिछले 5 सालों से अपना नाम, अपनी पहचान, अपनी इज्जत सब कुछ भुला चुकी हूँ, इसलिए अब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तुम भी मुझसे ज़्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो, बस अपना मतलब निकालो और मुझे वापस वहीं पर छोड़ दो। उस नौजवान ने कहा, मेरा नाम विश्वास है, मैं दिल्ली के नेहरू प्लेस में रहता हूँ, चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। मेरी बातों के जवाब में उसने अपने बारे में बताया।
एक आलीशान बंगले के सामने। अपनी गाड़ी रोक दी। मैं उसके बातों के जवाब में कुछ भी नहीं बोली, बस चुप से उतरने ही वाला था। उसने जल्दी से नीचे उतरकर मेरे साइड वाला दरवाज़ा खोला। मुझे आज तक किसी ने इतनी इज्जत नहीं दी थी, इसलिए मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हुई। हम जैसी औरतों की इज्जत कोई भी नहीं करता, बस अपना मतलब पूरा करते हैं और किसी कूड़ेदान की तरह कचरे में फेंक कर चले जाते हैं। इसलिए मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने मुझे यूँ इतना अहमियत दिया था। उसने मेरा नाम भी पूछा था, लेकिन फिर भी मैं जानती थी कि थोड़ी ही देर के बाद ये अपना शरीफों वाला चोला निकाल कर मुझे हैवानियत दिखाएगा और चलता करेगा। इसलिए मैंने इस बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उसके साथ ही मैं चल पड़ी थी। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे क्योंकि नशा अब चढ़ने लगा था। मैं अचानक से गिरने लगी तो उसने मुझे थाम लिया और अपनी बाहों में उठाकर मुझे बेडरूम में ले गया और बेड पर लिटा दिया और कहा कि क्या ज़रूरत थी इतनी डोज लेने की। उसके शब्द में फिक्रमंदी सी लग रही थी। मैंने कहा कि नशा ही तो है जो मेरी परेशानी और तकलीफ को कम करती है। इस तरह होश में तो मैं मर्दों के हैवानियत को सह नहीं सकूंगी और मर जाऊंगी। और वो मेरे साथ ही बैठ गया और अफसोस से मुझे देखने लगा, कहने लगा, बेफिक्र रहो, मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ, इसलिए रिलैक्स होकर बैठो, हमें अभी बहुत सारी बातें करना है। मैंने कहा कि मैं हमेशा मर्दों को वैसे ही देखा है। जब से होश संभाला है मैंने अपने बाप का जुल्म सहा। मेरी माँ तो मुझे मोहब्बत भरी गोद देने से पहले ही दम तोड़ गई थी। मेरे बाप ने मुझे मनहूस कहा और मुझे एक बुढ़े आदमी के हाथों बेच दिया। तब से मेरा सौदा ही तो होता रहा। इन 12 सालों में कितने ही ग्राहक आए जिन्होंने मुझे कुछ पल के लिए खरीदा, अपनी इच्छा पूरा की और फिर यूँ फेंक कर चले गए जैसे मेरे अंदर दिल ही धड़कता ना हो। एक बेजान मोम की गुड़िया हूँ। मैं नहीं जानती कि मैं उसे अपनी परेशानी क्यों सुनाने बैठ गई थी। अपने खरीदारों के सामने खुद पर कभी तरस नहीं खाया था, क्योंकि जो इतनी कीमत भरकर कुछ घंटों के लिए मुझे अपनाते थे वो मेरा दुख सुनने के लिए थोड़ी ना अपनाते थे। उन्हें तो कुछ पल के लिए अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी होती थी बस। मगर सामने बैठा हुए आदमी न जाने क्यों उन लोगों से बहुत अलग दिख रहा था। मुझे वो बड़ी ईमानदार भी लग रहा था, मेरी दास्तां भी सुन रहा था। उसकी आंखों में थोड़ी नमी सी उतर आई थी। तभी मेरी आंखों के आगे पूरा अंधेरा सा छाने लगा था। उसने कमरे में एक तरफ रखे फ्रिज से एक बोतल निकाली और शीशे से गिलास में डालकर मुझे थमाया। मैंने वह चुपचाप पी लिया। मुझे लगा वह शराब होगी, मगर वह नींबू पानी था जो शायद मेरा नशा उतारने के लिए मुझे पिलाया गया था। मैंने अपने हलक में वह डाल लिया। यहाँ का मंजर कुछ कुछ साफ होने लगा। मैंने कहा, ये क्या तुम मुझे होश में लाकर मुझे तकलीफ देना चाहते हो? शायद तुम्हें औरत की चीख सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है। वह मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा और कहा कि तुमसे बातें करने के लिए तुम्हारा होश में होना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा, क्या इतने पैसे तुमने महज मुझे बातें करने की दी थी? तो बोला कि मुझे औरतों को तकलीफ देना पसंद नहीं है। मेरे नज़दीक औरत भगवान की बनाई हुई खूबसूरत चीज़ है। मेरा बस चले तो औरत को 7 पर्दों में छुपा कर रखूँ, जमाने की मैली नज़रों से उसे बचा कर रखूँ। मैं उसकी बात पर बहुत ज़ोर से हंसी और कहा कि तुम जैसी सोच रखने वाला इंसान का मुझ जैसी लड़की से क्या मतलब? फिर मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम्हें तो किसी अच्छी जगह पर जाना चाहिए और वहाँ पर अपने लिए लड़की ढूंढना चाहिए था। मुझ जैसी लड़की का दामन तो पहले से ही बहुत गंदा है। उसने कहा कि मेरे नज़दीक तुम भी एक अच्छी औरत हो, क्योंकि वह सब तुम अपनी मर्जी से नहीं करती हो। तुम्हें ये सब जबरदस्ती करवाने पर उस्काया जाता है। तुम्हारी इच्छा है कि तुम भी एक अच्छे घर की बहू बनो, इज्जत बनो, तुम्हारा पति तुम्हें 7 पर्दों में छुपा कर रखे। और मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे कह रहा था। मैं सोच रही थी ये तो शायद मेरे अंदर का हाल मेरी आंखों से पढ़ रहा हो। मैं ज़्यादा देर तक उससे नज़रें नहीं मिला पाई, इसलिए मैंने इधर उधर देखना शुरू कर दिया था। मैंने कहा, जिस काम के लिए तुम मुझे यहाँ लाए हो वह जल्दी से निपटाओ और मुझे चलता करो। मैं तुम्हारी इस तरह की बातों में अपना दिमाग खराब नहीं करने वाली। मेरा नशा पूरी तरह से उतर चुका था, मगर बजाय मेरे करीब आने के वह उठकर अलमारी से कपड़े निकालने लगा और वॉशरूम में चला गया। मुझे लगा शायद वो मेरे करीब आने से पहले फ्रेश होना चाहता है। मैं बेड के किनारे पर सर रखकर आंखें मूंद कर लेट गई थी। नींद बहुत तेज आ रही थी, लेकिन मैं सोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसका इंतजार करने लगी। जब वो शावर लेकर निकला तो उसके गीले बाल और गीला जिस्म उसके शर्ट को भी गीला कर गया था। मैं एक टक उसको देखने लगी थी। वह काफ़ी हैंडसम और खूबसूरत नौजवान लड़का दिख रहा था। मेरा जितने भी लोगों से अब तक पाला पड़ा था, ज़्यादातर वह 40-50 साल के बूढ़े होते थे, जो अपनी पत्नियों के सताए हुए घर से निकलते थे। अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकाल लेते थे।
कोई बुढ़ा तो अपने ऑफिस के वर्कर का गुस्सा मुझ पर ही उतार कर चला जाता था। उनमें से कोई भी मुझे इंसान नहीं समझता था, ना ही मैंने आज तक किसी को भी जी भरकर देखा था। लेकिन ये नौजवान बहुत खूबसूरत था, उससे नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। मैं इस परेशानी में थी कि उसने अब तक कोई हैवानियत नहीं दिखाई थी। वह एक अच्छा इंसान लग रहा था, इसलिए मुझे उसके पर्सनैलिटी से ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत भी नहीं थी। उसने कहा कि शायद तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हें कॉफ़ी बनाकर लाता हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ। जब तक ये कहकर वह कमरे से निकल गया, लेकिन मैं अपनी जगह पर बैठी रही क्योंकि मैं घर से सारी तैयारी करके आई थी। मैंने कमरे का पूरा जायजा लिया था। उसका कमरा बहुत खूबसूरत और बहुत सादा था। वह शक्ल से कोई लोफर या बदचलन इंसान नहीं लग रहा था, ना ही उसके कमरे में कोई ऐसी चीज़ थी जो उसके कैरेक्टर को गलत साबित करती हो। कमरे में एक अलमारी थी जिसमें मोटी मोटी किताबें पड़ी हुई थी। यूँ लगता था जैसे वह कोई किताबी राइटर हो, अपना ज़्यादातर टाइम किताबों को पढ़ने में बिताता हो। पता नहीं इस तरह के किताबी इंसान मेरे पीछे क्यों पड़ गया था। मुझे अब शायद इस सारे सवालों के जवाब का इंतजार था। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और उसने कॉफ़ी से भरा हुआ 2 कप लाकर सामने पड़े कुर्सी पर मेरे सामने बैठ गया और एक कप मुझे पकड़ाकर दूसरा कप अपने होठों से लगाया। रात आधी से ज़्यादा अब बीत चुकी थी। उसके इरादों का अभी तक मुझे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। वह क्या चाहता है मुझसे। मैंने कॉफ़ी का घूंट भरा तो वह कॉफ़ी बहुत ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी थी। उसने कहा, तुम कब से इस कैद खाने में हो? क्या तुमने कभी यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं की? मैंने कहा, एक बार लड़की यहाँ पर चली आए तो वह अपनी इज्जत गंवा बैठती है, तो फिर वह चाहे यहाँ से निकल भी जाए तब भी उसको कोई ठिकाना नहीं देने वाला, क्योंकि शराफत का चोला पहनने वाले लोग उन लोगों से ज़्यादा खतरनाक होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं और मुझ जैसी बचलन लड़कियों को देखकर मुंह मोड़ लेते हैं जैसे कोई अछूत की मरीज देख ली हो। जबकि यही शरीफ लोग रात को हमारे कोठे पर मौजूद होते हैं और तब हम उनको बुरी नहीं लगती। ये दुनिया भी बहुत अजीब है और इसमें रहने वाले लोग बहुत दोगले और गंदे हैं। उसने कहा कि तुम्हारी सोच काफ़ी साफ लग रही है और तुम ये भी अपने दिमाग में बैठा लो, हर मर्द एक जैसा नहीं होता। मैंने तिरछी नज़रों से उसे देखा था और पूछा कि तुम में और उनमें क्या फ़र्क है? तुम भी तो रात के टाइम मेरी कीमत अदा करके मुझे यहाँ पर लेकर आए हो। उसने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ किसी और काम के लिए लेकर आया हूँ। मैं अब उसकी बात पर चौंक गई थी, क्योंकि अगर उसने मुझसे अपनी हवस पूरी करनी होती तो कब का कर चुका होता, क्योंकि मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। उसने मुझे छुआ तक नहीं था। उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और तुम जैसी लाचार और बेसहारा लड़कियों को भी जो हालत की सताई हो और उन्हें वहाँ पर भेज दिया जाता है। मैंने कहा कि तुम मेरी क्या मदद करोगे? मैं खुद ही अपनी मदद नहीं करना चाहती और ना ही मेरी जैसी लड़कियाँ जो अपनी इज्जत गंवा बैठी हैं। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज़ इंसान के पास, खासकर एक औरत के पास, इज्जत ही तो होती है। अगर वह भी गंवा बैठे तो इस दुनिया में कोई भी शरीफ लड़का उसे अपनाने को तैयार नहीं होता। तो फिर अच्छा ही है ना कि दुनिया के धक्के खाने के बजाय हम यहीं कोठे पर बैठी रहें, क्योंकि हम जैसी लड़कियों को समाज स्वीकार नहीं करता, चाहे हम जबरदस्ती वहाँ लाई गई हो या अपनी खुशी से। उसने कहा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा ना कि हर आदमी एक जैसा नहीं होता। शायद तुम्हारा पाला मुझ जैसे आदमी से आज तक नहीं पड़ा, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। लेकिन फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हारी सोच बदल जाएगी। मैंने कहा कि तुम मुझे क्या चाहते हो? उसने कहा कि पहले तुम्हें मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। मैंने कहा, मेरा भरोसा तुम कैसे जीत सकते हो जबकि हम पहली बार मिले हैं? उसने कहा कि मैं एक नज़र में ही अगले बंदे को पहचान लेता हूँ कि ये भरोसे लायक है या नहीं, और तुम मुझे बिल्कुल भरोसे लायक लड़की लग रही हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम भी सिया से बहुत ज़्यादा तंग हो और वह तुम पर बहुत ज़्यादा जुल्म करती है, और तुम जैसी और भी लड़कियों के साथ तुम नहीं जानती कि ये औरत कितनी खतरनाक है। उसके ऐसे ऐसे लोगों के साथ संबंध है जो लड़कियों की स्मगलिंग करवाते हैं और ऐसे ठिकानों पर ले जाते हैं और उनसे गलत काम करवाते हैं। ज़्यादातर ये काम ज़बरदस्ती कराए जाते हैं और उन लड़कियों को ज़बरदस्ती किसी कॉलेज स्कूल से किडनैप किया जाता है, या कोई हालत की सताई हो, या फिर घर से भागी हुई लड़कियां होती हैं जिनको उनके आशिक कम कीमत पर बेचकर चले जाते हैं। वे आशिक जो उनके साथ मोहब्बत के दावे करते हैं और शादी करने के सपने दिखाते हैं, फिर उनको जुल्मी लोगों के हाथों बेचकर चले जाते हैं। मैं उस गैंग के सरदार तक पहुंचना चाहता हूं और इसमें तुम मेरी मदद करोगी, क्योंकि सिया से काफ़ी करीबी संबंध रखता है और वह अक्सर ही उससे मिलने आता रहता है। सिया अक्सर लड़कियां उसी से लेती है। अगर तुम उसके बारे में कुछ भी जानती हो तो मुझे बता दो।
अगर नहीं जानती हो तो मुझे पता करके दो। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ, बल्कि तुम्हारी मनपसंद की ज़िंदगी तुम्हें देने को तैयार हूँ, क्योंकि तुम मुझे बहुत मासूम और भरोसे वाली लड़की लग रही हो और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इस दलदल से निकाल लूँ और तुम जैसी और भी कई बेसहारा लड़कियों को वहाँ से निकाल लूँ। उनके गैंग के सरदार तक पहुँच कर ही मैं ये सब काम कर सकता हूँ। मैं उसको अब सबकी नज़रों से देख रही थी। मैंने कहा, इतना बड़ा काम है, कैसे कर सकती हूँ मैं, और तुम मुझ पर कैसे भरोसा कर सकते हो? क्या पता मैं यहाँ से जाने के बाद ही सिया को सब कुछ सच सच बता दूँ। उसने कहा कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगी। मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारे अंदर तक का हाल अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं काफ़ी सालों से तुम्हें नोट कर रहा हूँ। अगर तुम ऐसी लड़की होती तो मैं कभी भी तुम्हें यहाँ अपनी पर्सनल जगह पर नहीं लेकर आता। मैंने कहा कि तुम कौन हो और ये सब क्यों करना चाहते हो? तुम्हें ये सब करके क्या मिलेगा? उसने कहा कि मैं एक इंटेलिजेंट ऑफिसर हूँ। मेरा मिशन यही है जो तुम्हें बता चुका हूँ। अब मैं समझती थी कि उसके कमरे में इतनी भारी भरकम किताबें क्यों रखी हुई थी। मैंने कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। उसने कहा कि तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम्हारे साथ आगे क्या होने जा रहा है। उसकी ये बात सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ गई थी। मैंने कहा, मुझे डराने धमकाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस तुम घर छोड़ दो। उसने कहा कि मुझे अपने रिसर्च से पता चला है कि बहुत जल्द सिया अपने कोठे की खूबसूरत लड़कियाँ किसी गैंग के सरदार को बेचने का इरादा कर रही है। उन लड़कियों में तुम भी शामिल हो और तुम्हें पता है कि वे लोग उन लड़कियों के साथ क्या करते हैं, तुम सोच भी नहीं सकती। इस परेशानी से जिसे तुम बिता रही हो ना, और मैं तुम्हें इससे बचा सकता हूँ। मैं उसकी बात सुनकर पूरी तरह से सहम गई थी। वैसे तो मैं शुरू से ही परेशानी सहती आई थी। मैं इससे अनजान नहीं थी और ना ही उस तकलीफ से जो मुझे सहनी पड़ती थी। लेकिन मैं भी जानती थी, अगर एक बार लड़की उस गैंग के हाथ आ जाए तो उसके साथ क्या किया जाता है। वे लोग उस लड़की को खिलौने बनाकर खेलते थे और फिर बुरी तरह से रोन देते थे। जब वो पूरी तरह से अपनी हवस का निशाना बना लेते तो वे लड़की बिल्कुल ही बेजान हो जाती थी, फिर उसका कत्ल भी कर देते थे। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, बताओ मुझे क्या करना होगा। उसने कहा कि अगले हफ्ते वह किसी भी रात डाकुओं का सरदार उन लड़कियों के सौदे के लिए तुम्हारी मैडम से मिलेगा। तुमने उसी टाइम मुझे खबर देनी है ताकि हम मौका पाकर वहाँ पर रेड मार सकें। मैंने कहा कि मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है जिस पर मैं तुम्हें खबर दूँ, और ना ही हमें रखने की इजाज़त है। उसने मेरी कलाई पर एक ब्रेसलेट पहना दिया और वह ब्रेसलेट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। वह नन्ही सी चैन मेरी पूरी कलाई के घेरे में थी। उस चैन के कोने पर एक छोटा सा दिल बना हुआ था। उसने कहा कि जब भी वे सरदार वहां पहुंचे तो उस दिल पर मौजूद एक छोटा सा बटन है, उसको दबा देना, मुझ तक सिग्नल पहुंच जाएगा और इस ब्रेसलेट को अपनी मैडम से छुपा कर रखना। मैंने हामी भर ली। उसने कहा कि अब तुम चाहो तो आराम कर सकती हो, मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ और सुबह तुम्हें वहाँ पर छोड़कर आऊँगा। ये कहकर वह अपने कमरे से चला गया। मैं वह ब्रेसलेट बड़े गौर से देखने लगी जो मेरी कलाई पर बंधा हुआ था, और शायद वही मेरी आज़ादी का रास्ता भी था। अगली सुबह मुझे वापस वहीं पर छोड़ गया। उसके जाने के बाद मुझे लगा शायद अब मैं इस कोठे में ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती, शायद मेरी सारी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है। जाते हुए उस मैडम को कह गया, इस लड़की को कोई हाथ भी न लगाएगा, क्योंकि हर रात की पेमेंट मैं आपको एडवांस में दे रहा हूँ। 1 हफ्ता के लिए सिर्फ मेरी है, उसको कोई भी ना छुए, और रोज़ मेरी गाड़ी आएगी और इसको लेकर जाएगी। सिया उसकी बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि वे जो कीमत मेरी अदा कर रहा था वह बहुत ज़्यादा थी। इसलिए बिना चू चपड़ किए उसे अपने पैसे वसूल किए। मैं अब पूरी तरह से उस नौजवान से प्रभावित हो चुकी थी। उसने अपना नाम विश्वास बताया था। वह न सिर्फ मुझे यहाँ से आज़ाद करवाना चाहता था, बल्कि मेरा रखवाला भी बनना चाहता था। जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरी यूँ परवाह की थी और मेरी आंखें भराई थी, वरना आज तक तो किसी ने मुझे इंसान भी नहीं समझा था। कम से कम उसने मुझे एक इंसान तो समझा। कम से कम उसने मुझे एक इंसान तो समझा था जो अपनी मजबूरी में बार बार अपनी इज्जत का सौदा करती थी। अब मैं हर रात सिया के आसपास ही मंडराती रहती थी, अपने खास मेहमानों को अपनी बैठक में बिठाती थी और वहीं पर उसने बातचीत करती रहती थी। मैं हर रात तैयार होकर उसकी भेजी गई गाड़ी में बैठ जाती और उसके घर पर चली जाती और उसकी सारी जानकारी देती रहती, और आज कौन कौन कोठे पर आया था और क्या क्या हुआ था वो मेरी सारी बातें गौर से सुनता और मुझे आराम करने का कहकर कमरे से निकल जाता, क्योंकि आज हफ्ते का आखिरी दिन था और मैं पहले से ज़्यादा चौकन्नी थी। सिया ने मुझे कहा था कि आज उस लड़के के साथ तुम्हें नहीं भेजा जाएगा, बल्कि एक मेहमान जो खास आने वाला है, और तुम जल्दी से तैयार हो जाओ।
तुम्हारे साथ मैं कुछ दूसरी लड़कियों को भी भेज रही हूँ। मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजा दी। मैंने कहा कि आज तो मुझे वहीं जाना है, क्योंकि उसने पूरे हफ्ते की पेमेंट आपको दे दी थी। उसने कहा कि मुझसे ज़्यादा बहस ना करो और जो कहा है वही करो। वह गुस्से से तिलमिला रही थी। वह वहाँ से चली गई। मैं पूरी तरह चौकन्नी हो गई थी। जरूर वही सरदार आने वाला था, क्योंकि सिया की तैयारी कुछ अलग तरह से हो रही थी। उसने अपनी बैठक में किसी को भी आने से मना कर दिया था। अचानक ही बाहर काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ रुकने लगी। आवाज़ सुनाई दी और वे जल्दी से अपने बैठक में चली गई, जहाँ पर उसने हम लड़कियों की डील करनी थी। मैंने अपनी कलाई पर से कपड़ा हटाया और ब्रेसलेट में मौजूद बटन को दबा दिया। अब मेरा काम हो चुका था। विश्वास के कहने के हिसाब से उन्हें आधे घंटे के अंदर अंदर वहाँ पहुँच जाना था और उनको रंगे हाथों पकड़ना था। मैं अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जिंदगी में पहली दफ़ा मुझे सही मायने में आज़ादी का अहमियत का अंदाज़ा हुआ था और मैं दिल में बहुत ज़्यादा खुश और जोश में थी कि मैं बहुत जल्दी यहाँ से आज़ाद होने वाली हूँ, क्योंकि विश्वास ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे मेरी आज़ादी मनचाही ज़िंदगी दिलवाएगा। इस पर मेरा पूरा हक था। आधे घंटे के बाद बाहर गाड़ियों की सायरन सुनाई दी, जो कि पुलिस वालों की थी। मैंने खिड़की से पर्दा हटाकर देखा। बाहर बहुत सारी पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी थी और उन्होंने उस कोठे को चारों तरफ से घेर लिया था। सबसे पहली गाड़ी से विश्वास बाहर निकला था। अपना ड्यूटी का ड्रेस पहना हुआ था और उसके हाथ में पिस्तौल था और वह कोठे के अंदर दाखिल हो चुका था। अपने साथियों के साथ उन्होंने आते ही वहाँ के बैठक पर धावा बोल दिया था। मेरे देखते ही देखते सिया और उसके सरदार को हथकड़ी पहनाकर बाहर ले जाया गया। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी थी, वह जैसे उनकी किसी ने मुखबरी कर दी हो। उन्हें क्या पता था कि मुखबरी करने वाली कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के कोठे की लड़की होगी। मुझे सिया की हालत देखकर पहली बार जिंदगी में खुशी महसूस हुई थी। उस औरत ने तो मुझे बर्बाद करके रख दिया था। अब उसकी बर्बादी का टाइम आ गया था। उनका सरदार विश्वास को धमकियाँ दे रहा था कि तुम्हें तो मैं देख लूँगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हथकड़ी पहनाने की? विश्वास ने एक घुसा उसके मुंह पर जड़ दिया और कहा कि अब तुम सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे, क्योंकि तुम पर इतने केस हैं कि तुम्हारा निकलना नामुमकिन है। उसे ले जाकर गाड़ी में बिठा दिया। एक लेडीज पुलिस ने सारे कमरे की तलाशियां ली और उन लड़कियों को बाहर निकाला जो ऐसी जिंदगियों का नक्शा बनाती रही थी। हम सबको एक बड़ी सी गाड़ी में बिठा दिया गया जो कि पुलिस की थी। सब लड़कियां डरी हुई थी कि न जाने उनके साथ अब क्या होगा, लेकिन मैं तसल्ली में बैठी हुई थी। पुलिस ने हमसे पूछताछ की, हम लोग कहाँ से लाए गए हैं और अब कहाँ जाना चाहते हैं। फिर किसी भी लड़की के पास कोई भी ठिकाना नहीं था। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हम कहाँ जाएंगे? फिर पुलिस वालों ने उन सारी लड़कियों को एक आश्रम में भेज दिया था, जिनमें मैं भी शामिल थी। हमें एक गाड़ी में बिठाकर एक आश्रम की तरफ भेजा गया। गाड़ी में बैठते ही गाड़ी का दरवाज़ा जिसने खोला वह विश्वास था। उसने मेरे बाजू से पकड़कर मुझे बाहर निकाला और कहा कि तुम मेरे साथ चलोगी। वह इस केस का इंचार्ज था, इसलिए उसे किसी ने कोई सवाल नहीं किया। उसने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और फ्रंट सीट पर खुद बैठकर चलाने लगा। उसने कहा कि तुम्हारी वजह से आज मैं इस सरदार तक पहुंच चुका हूं, जिसकी तलाश मुझे कब से। मैं तुम्हारा जितना भी धन्यवाद करूं कम है, क्योंकि इस केस में तुमने मेरी सबसे ज़्यादा मदद की है। मैंने कहा, मैंने तो बस तुम्हें बताया है, मेरा कोई कमाल नहीं है, सब कमाल तुम्हारा ही है। आज तुम्हारी वजह से मुझ जैसी कई बेसहारा लड़कियां इस कैद खाने से आज़ाद हो चुकी हैं। हम सबको तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। वह मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। उसने कहा कि चलो, हिसाब बराबर हुआ। मैंने कहा, अब मैं कहाँ जाऊँगी? उसने कहा कि जहाँ तुम्हें होना चाहिए। मैंने कहा, क्या मतलब तुम्हारा? वह मुझे अपने घर ले गया और कहा कि तुम इस घर में रह सकती हो। मैंने कहा कि किस हिसाब से और किस रिश्ते से? मैं इस तरह से किसी अजनबी के घर में नहीं रह सकती। मुझे तुम अनाथ आश्रम में ही छोड़ दो, बाकी लड़कियों के साथ। उसने कहा कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसकी अगली बात ने तो मुझे हैरानी में डाल दिया था। भला मुझ जैसी लड़की से कोई इस तरह सवाल कैसे कर सकता था? उसने कहा कि क्या तुम मेरी तन्हाई के साथ मेरी पत्नी बनना पसंद करोगी? मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता हूँ। और मैं उसके सवाल पर ऐसी थी जैसे मैं कोई पुतला हूँ। भला मुझ जैसी दागदार लड़की इस काबिल हो सकती थी? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई विश्वास जैसा इंसान अपनी ज़िंदगी में मुझे इस तरीके से शामिल करना चाहेगा। मैंने ये ख्याल कब का छोड़ दिया था, मगर यूँ उसने अचानक से पूछते देखा तो मेरी जुबान ही बिल्कुल सुन रह गई। क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगी? मैंने उसके सवाल पर उल्टा सवाल कर डाला तो वह हंसने लगा। कहा, नहीं,
इस घर में चुड़ैल रहती हैं जो सिर्फ मुझे नज़र आती हैं। मैं उनसे बात करता हूँ। मैंने कहा मैं ये सब डिजर्व नहीं करती हूँ। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी में किसी और औरत को शामिल होना चाहिए, ना कि मुझ जैसी लड़की जिसके जिस्म का कोई भी हिस्सा नहीं जो किसी आदमी ने ना छुआ हो। वो मेरी बात सुनकर मेरे करीब आया, मेरे दोनों हाथ थामकर मेरी आंखों पर लगाया और कहा कि मैं तुम पर तरस नहीं खा रहा, मुझे तुम अच्छी लगने लगी हो। उन आदमियों ने तुम्हें तुम्हारी मासूमियत नहीं छीनी थी। तुम आज के बाद खुद को किसी से कमतर मत समझना। प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। विश्वास की पसंद को कोई कमतर कहे, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं उसकी बात सुनकर लाजवाब सी हो गई थी। मैंने कहा तुम्हारे पेरेंट्स कैसे मानेंगे, उन्होंने तुम्हारे बारे में कैसे कैसे सपने सजाए होंगे। तो वह मुस्कुराया और कहा कि एक 6 फीट 6 इंच के आदमी में इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में किसी को शामिल करने के लिए दुनिया के सामने डट जाए, और मैं ऐसा करने की काबिलियत रखता हूँ। तुम बताओ, क्या तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है? मैं तुम्हें पूरे मन और चाहत से अपनाना चाहता हूँ। कभी भी तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे बीते हुए कल को नहीं दोहराऊंगा, मेरा वादा है। मैं ये जानना चाहता हूँ, हम सब अपनी ज़िंदगी में पापी हैं, मगर तुमने तो एक ना की हुई जुर्म की सज़ा काटी है। तुम्हारा हर खुशी पर हक है जो तुमसे छीन ली गई थी। अपने अंगूठे से मेरी उंगलियों पर दबाव डालकर बोला, जैसे मेरे इनकार करने पर उसका दिल टूट जाएगा। भला मुझ जैसी लड़की के ज़िंदगी में और क्या चाहिए था? मैंने दिल में अपने भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद किया, जिसने मुझ जैसी औरत के नसीब में इतना अच्छा आदमी लिख दिया था। मैं तो अपने भगवान की बारी बारी जा रही थी और भरोसा करती थी भगवान की लीला और कोई नहीं समझ सकता। और मैंने अपनी ज़िंदगी की डोर उसके हाथ में थमा दी थी, और आज मेरी विश्वास के साथ शादी को 4 साल बीत गए हैं। भगवान ने हमें एक खूबसूरत बेटी दी है। विश्वास ने अपना वादा पूरा किया। उसने कभी भी मुझे बीते हुए कल के बारे में कोई भी बात नहीं की थी, और मैं हर पल अपने भगवान की धन्यवाद करती हूँ। मगर एक बेटी की माँ होने के नाते मुझे धड़का सा लगा रहता है कि हमारी परी को इस जमाने की बुरी नज़र ना लग जाए, वह अपनी माँ के जुर्म की सज़ा ना काटे। विश्वास जैसे लोग आज भी पाए जाते हैं। क्या किसी औरत की इज्जत चली जाए तो क्या वह इस काबिल नहीं रह जाती कि उसे कोई भी शरीफ आदमी अपना सके? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।